आदाब नाजरीन, रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम एजाज के साथ। प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। और लज्जत मसाले के इस खास प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपको ब्रेकिंग खबर बताते चले। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला जेल में थे, रिहाई कुछ देर पहले मिली है, उस पर हमारी खास आपको नजर आएगी। अभी कह सकते हैं हम कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिली, अगली तारीख तक उन्हें रिहा किया गया है और ये फैसला भी दिल्ली में मौजूद अदालत ने किया है। लेकिन आपको कश्मीर का हाल अहवाल बताते चले, जहां इंतजार था। इंतजार की घड़ियां आज शाम 6 बजे उस वक्त खत्म हुई जब मुल्क के सबसे बड़ी शख्सियत यानी वज़ीर आज़म श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरे और सीधा SKICC तशरीफ लाए। SKICC पहुंचने पर वज़ीर आज़म का ख़ास इस्तकबाल भी किया गया और ख़ास इस्तकबाल के दौरान वज़ीर आज़म का जो रिवायती कश्मीरी वनमून है उससे इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने यहाँ कुछ स्टॉल्स पर भी बात की और स्टॉल्स के साथ साथ आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म ने नौजवानों से ख़िताब भी किया। संकल्प नौजवान ये प्रोग्राम और नौजवान देश का मुस्तकबल, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ख़ताब भी किया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ख़ताब करने के साथ साथ एक पैकेज की बात भी वज़ीर आज़म ने की, लेकिन सियासत में तलातुम पैदा कर दिया। वज़ीर आज़म ने सियासत में ये तलातुम ठीक उस वक्त पैदा किया जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात करते हुए बताया कि अब आपको मौका मिलेगा, आप अपने हक़ राय दही का इंतज़ार करेंगे, समय आ चुका है, ये वज़ीर आज़म ने कहा। और साथ साथ में वो जो बड़ा मामला था जिससे आमतौर पर कुछ सियासी जमातें कहती थी कि हम तो इंतखाब लड़ेंगे नहीं, बिना सियासत के इंतखाब, जब बिना इसके इंतखाब नहीं लड़ेंगे, और ये था स्टेटहुड का। वज़ीर आज़म ने स्टेटहुड की बात भी की। सुनिएगा, वज़ीर आज़म ने स्टेटहुड की बात की, वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में नौजवान की बात की, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात की। पार्लियामेंट से बाहर ये मामला जो है ये हल हुआ है और इस पर सियासी जमातों का रद्दमल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा सुनिएगा वज़ीर आज़म ने क्या बताया और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम सियासी जमातों का रद्दमल भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन पहले सुनिएगा वज़ीर आज़म ने क्या बताया। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। वो समय दूर नहीं जब अपने वोट से आप जम्मू कश्मीर की सरकार चुनेंगे और वो समय भी दूर नहीं जब राज्य के लोग राज्य में काम करेंगे। यानी स्टेटहुड की बात वज़ीर आज़म ने की। इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर हैं और जवां सा लीडर हैं और तर्जमान भी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पे बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्रा जी। मैं पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन लेना चाहता हूं। वज़ीर आज़म ने बताया कि समय दूर नहीं, अपने वोट से आप जम्मू कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बात भी की, तारीख नहीं दी, टाइम फ्रेम नहीं दिया। आपके जमात का रिएक्शन जानना चाहूंगा इफ्रा जी। देखिए, पहली बात जहां तक इलेक्शंस की बात है, इलेक्शंस की बात पहले हमारे वजीर आजम साहब ने नहीं की थी। इलेक्शन सितंबर 30 तक हो जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे एक ऑर्डर नाजिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों को इलेक्शन इस समय तक कराना ही कराना है, इस वक्त तक कराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वजीर आजम वही बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर मैंडेट किया है, वो पहली बात। जहां तक स्टेटहुड की बात आती, और मैं आपको याद दिला दूं कि जो ये लड़ा गया कि इलेक्शन होने चाहिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लड़ा, ये पिटिशनर्स ने लड़ा। अगर इलेक्शन होते हैं जैसा ये कह रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये उन पिटिशनर्स की मेहरबानी है जो पिटिशनर्स अपना सब कुछ छोड़ के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पिटिशनर थी और हमारे जो वकील थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने सबसे लंबा ये केस लड़ा सभी वकीलों में। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम उन्होंने ही आर्ग्यू किया। तो ये जीत जो है ये सुप्रीम कोर्ट में हमें मिली है, किसी सरकार ने नहीं दी है इलेक्शन की, और हम उन पिटिशनर्स का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बाकी पिटिशनर्स को मुबारकबाद देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको जीत दिलाई है। इफ्रा जी, मैं बीजेपी के कुछ लोगों से आज मिला था, कुछ दूसरे लोगों से भी बात करते, इसी मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे।
वो 370 का हवाला देते हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज है नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर्ट तक ले गई, और 370 का उनका कहना था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को कोर्ट में ना ले जाती तो ये हाल कोर्ट नहीं हुआ था। अब कोर्ट में एक थोड़ी सी राहत दे दी ये जो इलेक्शन की, तो इसे आप कोर्ट के साथ मंसूब करते हुए, जबकि कुछ लोग परसों से पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए बता रहे थे कि अब तो बीजेपी के पास मौका है, ये इलेक्शन इसको तो डेफर भी करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, बताएगी कि गोलियां चल रही हैं, गोले चल रहे हैं, वहाँ किलिंग्स हो रही हैं, तो ये तो डेफर भी हो सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा क्रेडिट दे रही हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, बनस्बत के प्राइम मिनिस्टर या श्रीनगर से इसके अगर आप चाहते हैं कि मैं बीजेपी को क्रेडिट दूं कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मंजूर कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं शायद ये बिगटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस हो जाएगा, जहां बीजेपी को हम उस पार्टी की तरह देखेंगे कि अगर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है तो वाह वाह करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की बात जो है आपको मुझे हर किसी को इक्वली माननी है, और इसमें किसी की वाहवाही की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पे ऑर्डर आता है आपको भी करना है, मुझ पे आता है मुझे भी करना है। ये वाहवाही करना कि अरे वाह बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान गई, बीजेपी मान गई, कहीं ना कहीं हम इससे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को और एक डेमोक्रेटिक नैरेटिव को बैकस्लाइडिंग में चला जाता है। दूसरी बात, उन्होंने स्टेटहुड की बात की, उन्होंने वही स्टेटहुड की बात की जो वो पिछले 5 साल से स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड देंगे। मुझे बताइए, अगर उनकी मन साफ है, अगर मन में कोई खोट नहीं है, तो डेट क्यों नहीं दे देते हैं? ये तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे, ठीक है, तो आप दे क्यों नहीं रहे हैं? उसकी वजूहात क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं दे पा रहे हैं इसकी ये वजह है, और जो ही ये वजह ठीक हो जाएगी उसके बाद हम देंगे। ना तो आप वजूहात देते हैं, ना तो आप कोई डेट देते हैं, ना तो आप कोई टाइमलाइन देते हैं। आप वही वादा कर रहे हैं जो आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं कि जल्दी होगा, जल्दी होगा। 5 साल तो हो गए, कब होगा, क्यों होगा, ये हमें समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात सनम साहब ये है कि जब हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की या बीजेपी की सरकार की, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, इसको लोगों से कुछ छुपाना नहीं होता है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वही करना होता है जो लोग चाहते हैं। हम ऐसी सरकार आज देख रहे हैं जो लोगों से हाइड एंड सीक खेल रही है और जो लोगों से क्रिटिकल डेमोक्रेटिक इंफॉर्मेशन को छुपा रही है। इस इंफॉर्मेशन को छुपा रही है कि स्टेटहुड का डेट क्या होगा, या तो झूठ बोल रही है या तो इंफॉर्मेशन छुपा रही है। दो ही, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर डेट आप बोल देंगे तो ठीक है, अगर नहीं बोलेंगे तो इंफॉर्मेशन दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? एक ट्रांसपेरेंसी जो एक डेमोक्रेसी में होती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में होती है, वो ट्रांसपेरेंसी हम नहीं देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई पुराने जमाने के बादशाह है, जो पुराने जमाने में बादशाह जब फरमान जारी करते थे, जब मन आता था तब करते थे, जो मन आता था कहते थे, और लोगों को सब्जेक्ट्स की तरह चलिए इफरा जी जरा एक सवाल और जो अब तो इसमें, लेकिन उमर साहब के बारे में अभी तक पिछले दिनों बताया जा रहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर वो पार्लियामेंट में इलेक्शन आ गए, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्वार्टर्स ने बताया कि नहीं जी वो असेंबली के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक ना स्टेटहुड होगी। अब स्टेटहुड की बात हुई, लेकिन एक सवाल, अगर स्टेटहुड की सिर्फ बात हुई, स्टेटहुड इलेक्शन से पहले नहीं, तो क्या उमर साहब इंतखाबात में होंगे? देखिए, उमर साहब क्या इंतखाबात में होंगे, क्योंकि अब स्टेटहुड आने वाला है, क्या वो रहेंगे, ये चीजें जो है उमर साहब का एक निजी नजरिया जरूर इस पे रहेगा। लेकिन इस पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, देखिए पार्टी में मैं क्या चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो नहीं होता है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी में एक वर्किंग कमिटी बैठती है, और वर्किंग कमिटी प्रेसिडेंट उसको हेड करते हैं, और प्रेसिडेंट और वर्किंग कमिटी बैठ के डिसाइड करते हैं कि किसको क्या करना है, कैसे जो चीज है आगे चलेगी। जो ही वर्किंग कमेटी बैठेगी, उसका डिसीजन जो होगा रिगार्डिंग उमर साहब की फाइट करने का ना करने का, जो ही वो रद्द-ए-अमल सामने रखा जाएगा, वो हम आपके सामने, मीडिया के सामने और अवाम के सामने जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया इफरा जी, इफरा जान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तफसीलात जो हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीनगर के स्टेज से आवाम को या नौजवानों को खिताब के दौरान, इंतखाबात की वो समय दूर नहीं जब अपने वोट से जम्मू कश्मीर की आवाम सरकार चुनेगी। ये बड़ा मामला है और इस मामले पर इंतजार था, क्योंकि यहाँ पे जो राज चल रहा था, ब्यूरोक्रेटिक राज जिसे कहा जाता है, सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था।
और मन मर्जी की ब्यूरोक्रेसी के जो फैसले होते थे, आवाम में उससे नाराज़गियाँ देखने को मिल रही थी। और बहुत से हल्के ये भी बता रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, और कुछ लोग बता रहे थे कि ये तो बीजेपी का करदर है, वो तो चाहती नहीं यहाँ पे इलेक्शन हो, क्योंकि सब कुछ उनकी मन मर्जी का हो रहा है, सरकार उनकी हो रही है, दूसरे लोग उनके हैं, तो क्यों इंतखाबात कराए। और अंदाज़ा लग रहा था पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में जो हालात हुए उसके बाद भी बहुत से लोग चिमोए गोइयाँ कर रहे थे। कश्मीर में, जम्मू में, गली पे, नुक्कड़ पे पूछा जा रहा था कि भाई ये धमाके हुए, अचानक हो गए, होने शुरू हो गए, इसके बाद क्या इंतखाबात होंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने आज उन सभी अफवाहों को नकारते हुए बताया कि तैयार हो जाइए, समय दूर नहीं है। यानी तारीख तो नहीं दी, लेकिन समय की जब बात की, यानी वक्त, ये दिनों की बात नहीं की, उन्होंने घंटों की से हमारे हिसाब से बात करते हैं। पीडीपी क्या कहती है इस पर? हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान का बयान सुना। पीडीपी के तर्जमान नजमुल साकिब, जवां सा लीडर, आज दोनों जवां सा लीडर्स को मैंने अपने रिएक्शंस के लिए पार्टी की तर्जमानी करने के लिए दावत दी है। नजमुल साकिब है, जवां सा लीडर हैं पीडीपी के, उनसे जान जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नजम। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम साहब। चलिए, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी दिनों से आपसे मिले नहीं, आपको मुबारकबाद नहीं दे सके, लेकिन ईद की मुबारकबाद एक तरफ। लेकिन ज़रा बताइए, वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ देर पहले श्रीनगर के स्टेज से बता दिया कि समय दूर नहीं, अपने वोट जम्मू कश्मीर की आवाम उसका हक इस्तेमाल कर सकती है, और साथ साथ में उन्होंने राज्य के दर्जे की यानी स्टेटहुड की बात भी की। कितना मुतफिक, कितना नाराज़, कितना नालान है पीडीपी, और आप क्या समझते हैं? देखिए, खुशहाली एक स्टेटमेंट तो है, बट इसके साथ साथ जिसे कहते हैं ना कंडीशनल, मैं इसको आई विल क्वालिफाई दिस स्टेटमेंट कि हम जो जम्मू कश्मीर के जो अवाम है वो 2019 से ये स्टेटमेंट जो है, ये जो तकरीरें हैं सुनते आ रहे हैं। आपको याद होगा, और आपके सामीन के लिए याद दहानी के लिए मैं फिर से एक बार ये दोहराता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम पे भी नरेंद्र मोदी साहब थे, उन्होंने उस टाइम पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। आज 2024 यानी कि 5 साल बाद फिर से हम वही कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट जो है सुन रहे हैं कि आज 5 साल के बाद भी जम्मू कश्मीर में अब असेंबली इलेक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर होगी। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जो अवाम जो 2019 के बाद उनसे जो अपने जमहूरी हक जो छीने गए, फंडामेंटल राइट्स जो छीने गए, उनको जो वो अपने जो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत को जो है ठंडे बस्ते में डाला गया, हम चाहते हैं और हमारी उम्मीद है कि उस चीज को जल्द से जल्द जो है रेस्टोर किया जाए और वोट की अपनी इज्जत बहाल हो। देखिए, अगर आपको याद होगा 2019 से पहले इसी गवर्नमेंट ने एक पूरा नैरेटिव पूरे मुल्क में चलाया कि जम्मू कश्मीर की जो सरकारें हैं वो नाअहल है, वो नाकाबिल है, या उन्होंने दहशतगर्दी का सपोर्ट जो है हमेशा रखा। अब मैं आज उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जनाब, अगर आप पूरे नेशनल इंडाइसेस लेके, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले ले, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन के गरीबी हटाने का जो इंडेक्स वो ले ले, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, डिस्पाइट वो कॉन्फ्लिक्ट में होने के बावजूद भी, 30 साल एक जो है जंग में होने के बावजूद, जंगी हालात के होने के बावजूद भी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वेलफेयर मेजर्स और सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड की, उनको फराहम की, और उनकी खिदमत के लिए हमेशा पेश रख रहे। और इतने जो है खराब हालात के बावजूद भी आज अगर इनको 5 साल हो गए हैं, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, अब हमें ये जवाब दें कि क्या जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी सूरत हाल जो वो बेहतर हो गया कि उससे ज्यादा आज पेचीदा हालात? आज तो मुझे लगता है सिस्टम पूरा परेशान है। हमने तो कभी नहीं ये सुना था कि यात्रा के लिए एक सिस्टम जो है इतना पैरानाइड हो जाएगा कि सिस्टम को भी नहीं खुद पता चलेगा कि यात्रा आप ठीक से होगी, रियासी में क्या हो रहा है, पुंछ में क्या हो रहा है, रजौरी में क्या हो रहा है। तो कहने का गर्ज ये है कि हम भी बड़ी आस लगाए बैठे हैं। जो हम पे कल ताने कसते थे कि इनको सरकारें नहीं चलानी आती, आज जब उनके जो गरेबा में भी बात, उनको भी जब आज लोग सवाल खड़े करते हैं कि जनाब आप बताइए आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रहा है, आपका रिपोर्ट कार्ड, आपने भी जो इम्तिहान दिया 5 साल, आज आप दिखाइए अपना मार्क्स कार्ड, आप लोग को कितने नंबर मिले हैं इसमें। तो हम जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हम ये हमारी लीडर की, हमारे कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो पहले दिन से यही गुहार थी कि जम्मू कश्मीर में हमने जो डेमोक्रेटिक गेन्स है इनको बड़ी मुश्किल से पाया है। खुदारा उन डेमोक्रेटिक गेन्स को आप जो है ऐसे रायगा न करें, उनको जाया न करें। यहाँ पे कितने सारे लोगों ने जमहूरियत की जिंदा रखने के लिए। नजमुल साकिब, मुख्तसरन मुझे बताइएगा, पिछले जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए उसमें पीडीपी वो नहीं कर सकी जो
बताया जा सके, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था। नॉर्थ की मैं तो बात नहीं करूंगा, वहाँ तो एक अलग सा मोमेंटम था, लेकिन सेंट्रल और साउथ कश्मीर में जो पीडीपी का साउथ कश्मीर बेस है, वहाँ पे भी पीडीपी उस तरह से नहीं कर सकी जिस तरह से अंदाजे लगाए जा रहे थे। नतीजे कुछ उसके हट के आए हैं। तो एक बड़ा अहम सवाल जो है उसको छेड़ा है। देखिए, सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना, जब हम यही पीडीपी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये दिमाग में और जो है ध्यान में रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अताब सहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया, बिखराया गया, एक सिस्टमेटिक पॉलिसी के तहत जो एक पार्टी को तोड़ा गया, वो पार्टी सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी। अब मैं आपको अनंतनाग सीट की जो है उसकी डिटेल्स की बात करूंगा। अनंतनाग सीट के इलेक्शन जो है 7 को होने थे। सबसे पहले उस 7 को चेंज करके 25 को करा दिया गया। उसके बाद जिस दिन इलेक्शन अगले दिन होने थे 25 को, 24 को जो हमारे 400 के करीब जो हमारे मोबिलाइज, मैं भी उनमें से एक था, जो एक इंपॉर्टेंट बंदे थे, जो लोग 1000 वोट, 2000 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 400 वोट, 300 वोट, जो ये सलाहियत रखते थे, उनको जो है रात को ही उठाया गया, रात की तारीकी में उनको घरों से निकाला गया, घसीटा गया उनको घरों से, और उनको जो है पुलिस स्टेशन में बंद करा गया। और पुलिस ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमने ओजीडब्ल्यूएस को पकड़ा है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो जिंदा करने के लिए लोग निकले थे, वोट परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए जो लोग निकले थे, उनको बताया गया कि ये ओजीडब्ल्यूएस है। तो आपको एक समझना होगा कि सिस्टमैटिक पॉलिसी, और उसके अलावा भी जो आपको मैंने कहा कि 7 से लेकर 25 जो है डिले कर दिया गया, उसमें आपको पता होगा कि बीजेपी के लीडर्स ने कैसे डराया धमकाया उन लोगों को कि 47 की पोजीशन जो है उसको हम क्रिएट करेंगे अगर आपने एक पार्टी के लिए वोट नहीं किया। तो एक सिस्टमैटिक जो है टैक्टिकल रिगिंग प्रोसेस जो है हमने बाज़ाब्ता देखी, और ये देखा कि शायद कहीं न कहीं सिस्टम में एक ऐसी पॉलिसी थी कि जो ये चाहते थे कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो लोगों की आवाज बनी थी 2019 के बाद, उसको पार्लियामेंट में ना पहुंचे, ताकि वो जम्मू कश्मीर के अवाम की एहसास और जज्बात की तर्जुमानी वहां पे करें। तो एक सिस्टमैटिक पॉलिसी ऐसी ही सेंट्रल कश्मीर में, आपको याद होगा सेंट्रल कश्मीर में भी ऐसी ही पॉलिसी, वहां पे भी लड़कों को हरासा किया गया, कुछ तो बंदे जो है उनको फिर 10 दिन के बाद छोड़ा गया वहां पे। तो एक कंसर्टेड पॉलिसी के तहत मुझे लगता है, और हमें तो कोई गिला नहीं। देखिए, हमने इन अताबों के खिलाफ और इन साजिशों के खिलाफ 2019 से आज तक लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि हमारे डिस्पाइट कि हमारे लीडर्स को निकाला गया, ये हमारा इलेक्शन वर्करों ने लड़ा, ना ही उनके पास कोई पैसा था। चलिए नजम साकिब, मुख्तसरन अब मुख्तसरन बताइए, कुछ सेकंड्स मेरे पास बचे। असम्बली इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ एक खबर की मेरी फिर तस्दीक कर दीजिएगा। मेरे पास कुछ 3 दिन से खबरें आ रही हैं कि कुछ घर वापसी हो रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ बाज़ाब्ता तौर पे, और कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है वो, या कि यूं ही बाजार में बेपरखी उड़ाई जा रही है? देखिए, वो एक पॉलिसी डिसीजन है जो हमारे लीडर्स लेंगे, उस पर मैं ज्यादा अभी कमेंट नहीं, कबल वक्त होगा कि उस पर मैं कोई कमेंट करूं। बट हाँ, देखिए, मुझे लगता है काफी लोगों को आईना भी दिख गया होगा कि जब उन्होंने जो लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है जनाजा जिन्होंने निकाला था, या जो ये कहते थे कि ये जो पार्टी तंजीम दफन हो गई, आज हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर में 2 ही पार्टी का आपस में कंपटीशन है। वो मुझे लगता है आया हो गया। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए पैसे खर्चे और इतनी सिस्टमैटिक जो है अपनी गवर्नमेंट मशीनरी का इतना गलत इस्तेमाल करके भी उसके बावजूद भी उनकी जो है जमानतें जब्त होगी हर जगह। तो मुझे लगता है कि आज उन लीडर्स हजरात को भी शायद कहीं न कहीं दिलों में ये लगा होगा कि नहीं, सही वाकई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ एक तंजीम नहीं है, एक तहरीक है, और हमें शायद इसके साथ जुड़ना चाहिए और लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीपी के सीनियर जवां सा लीडर नजम साकिब। और इंतखाबात की बात जब आती है तो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस तक पहुंचती है, बात पीडीपी तक पहुंचती है। कुछ तीखे मिजाज भी हैं, कुछ तीखे सवाल भी हैं, और उन्हीं मिजाज और सवाल के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इंतखाबात की तारीख अभी नहीं लगी, लेकिन उम्मीद तो बड़े पहाड़ों की तरह है। और जिस तरह से पिछले 5-6 सालों से बिना सरकार के कश्मीरी की सुनवाई नहीं हुई, उससे पुलिस थाने लिया गया तो कोई सिफारिशी नहीं गया, उससे तहसीलदार ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया तो कोई तहसीलदार से पूछने वाला था, डीसी ने अपने कमरे में जाने नहीं दिया, डीसी ने किसी से मुलाकात नहीं की तो कोई पूछने वाला नहीं था। एक तरह से वो सिस्टम का जो ढीला पुर्जा है, वो सिस्टम के जो पुर्जे हैं, वो डीप स्टेट के नहीं बल्कि सिस्टम के जो पुर्जे वो नाकारा से दिखाई दे रहे थे, उन पे कहीं ना कहीं इंतखाबात जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो उस पर बड़ी चोट करती है उन लोगों पे जो इस तरह के मामलात होते हैं। और उम्मीद है कि उम्मीद से दुनिया कायम है।
नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर के SKICC में आज की खूबसूरत तस्वीर, और इन तस्वीर में श्रीनगर के बाहर की तस्वीर, यानी सड़क, ज़मीन, हवा, उन सब पे सिक्योरिटी के बंदोबस्त कड़े और कसीदुल मिसाल जिसे उर्दू में कहा जाता है उस तरह की, यानी सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात, चाहे वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह हो, बस स्टैंड हो, गुपकार की तरफ या सोनवार की तरफ इस SKICC की तरफ जाने वाले रास्ते हैं या डल झील हो, सब पे चप्पे चप्पे पे नज़र, कहीं तलाशी, कहीं पूछताछ, ड्रोन की इजाज़त नहीं, और फिर मुल्की या गैर मुल्की मुसाफिर हों या सयाह हों, सबके लिए खसूसी रास्ते, कैमरों से नज़र, CCTV कैमरास और हिफाजती इंतजामात के कसीदुल मिसाल इंतजामात कहे जा सकते हैं। कल योगा डे है श्रीनगर में, वज़ीर-ए-आज़म सुबह इस योगा डे में शिरकत करेंगे, और योगा डे के हवाले से कुछ सोशल मीडिया पे अफवाहें भी चली थी और बताया गया था कि मुलाजमीन को ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है इस इवेंट को कामयाब करने के लिए, लेकिन आज शाम को सरकार ने खुद इसकी तरदीद की, और सरकार ने डायरेक्टर कॉलेज के हवाले से खबर जारी करते हुए बताया कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं या मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, और सरकार ने तरदीद करते हुए बताया कि जो लोग भी SKICC से आए हैं या आ रहे हैं वो वॉलंटियर्ड हैं, उनने खुद अपने आप को वॉलंटियर किया हुआ है, और साथ साथ में कुछ जो बताया जा रहा था कि वहाँ कपड़े बदलने की जगह नहीं थी, उस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं थे, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कपड़े बदलने की जगह नहीं थी, तो उस हवाले से सरकार ने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सही तौर पर इंतज़ामात हैं, और चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, जो भी SKICC से आए हुए हैं वो वॉलंटियर होकर आए हैं, दोंस दबाव नहीं, कोई मुलाजिम दोंस दबाव से नहीं आया है। ये क्या देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9:22 के आसपास हुए हैं, और रात 9:22 से पहले ही मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेना था। मेरे PCR के लोग मुझे बार बार बता रहे थे, लेकिन मुद्दा इंपॉर्टेंट था, बात को काट नहीं सकते थे, तो कमर्शियल ब्रेक जो हमारे स्पॉन्सर्स का होता है कुछ देरी से चलने के लिए मैं उनसे माजरत खा हूँ। बताता चलूँ प्रोग्राम दिन भर आप लज़्ज़त मसाले के ताउन से आप तक पहुँच रहा है, और लज़्ज़त मसाले के हवाले से आपको बताता चलूँ, आजमाइएगा, एक बार आजमाइएगा, फिर बताइएगा कि लज़्ज़त मसालों से आपको कितनी लज़्ज़त आती है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। हमारे सयाती मुकामात का हाल क्या है, ब्रेक के बाद बताएंगे। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार, और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन। खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ, लज़्ज़त मसाले के ताउन के साथ। और इस प्रोग्राम में आपको हम बताते चलें, हम हर खबर पर नज़र रखे रहते हैं। हमारे उर्दू बुलेटिन में आपको खबरों से बाखबर किया जाता है, हमारे कश्मीरी बुलेटिन में आपको खबरों से बाखबर किया जाता है, हमारे प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको हालात वाक़ात की अक्कासी की जाती है, हमारा प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट ख़ास प्रोग्राम रहता है मेरे साथी मीर हिलाल हंजूरी का, उसमें हम दुनिया भर के हालात मामलात पर नज़र रखते हैं, उनकी अक्कासी करते हैं। और रात 9 बजे प्रोग्राम दिन भर में मैं अक्सर आपके साथ रहता हूँ। कोशिश रहती है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुछ भी बड़े बड़े हालात मामलात हुए उनसे आपको बाखबर करें, आपकी सही तर्जुमानी कर सकें। कोशिश हमारी है कि खबर जो
हकीकत में है वही आप तक पहुँचे, ना लेपापोती, ना अफवाह और ना कुछ। लेकिन इस सब के बीच में हमारा प्रोग्राम सरकार के मामलात पे कई बार सवाल उठाता है। हम सरकार को किसी भी लिहाज पे कमज़ोर करना नहीं चाहते, बल्कि हमारी इस खबर का मुद्दा मकसद यही होता है कि हम तनकीद बराए तामीर कर सकें, ताकि जहाँ पे सरकार की कमी है, कमज़ोरी है, उसको उजागर किया जा सके और सरकार उसको ठीक कर सके। तो अपनी सरकार सुनिए जाए। एक और मामला है, ज़रा पहलगाम की तस्वीर दिखाइएगा। आज पहलगाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ से यात्रा होने जा रही है, वहाँ पे पुल का ये हाल है। और ये पुल है जो पहलगाम को दुनिया से मिलाता है। जुगाड़ तो आज इंतज़ामिया ने कर लिया, डाइवर्ट दे दिया, इधर से उधर कर लिया, लेकिन कल इस पुल का हाल खुदा न करे ठीक उस वक्त होता जब यात्रा चल रही होती, तो क्या मुसीबत आनी थी। और फिर आज इससे 2 टिप्परों को एक साथ जो चलने की इजाज़त दी गई, पहले ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंजर पंजर ढीले हैं, उस पर जब 10 किलो वाले बोझ उठा सके उस पर हम 100 किलो डाल दें तो हमारे पुलों का यही हाल होगा। पहलगाम का ये पुल कहाँ पे है? मंजूर पोसवाल हमारे साथी वहाँ से पहलगाम से हमें बराह रास्त ज्वाइन करते हुए रात 9:25 पर हमें बता रहे हैं कि ये पुल कौन सा है, हादसा कैसे हुआ, पुल कैसे टूटा और अब क्या अरेंजमेंट किया है, सब शूट क्या है। तो क्या है मंजूर, बताइएगा तफसीलात। ये पुल कौन है, कहाँ पे है और इससे पहलगाम का क्या कनेक्शन है? जी जी सनम, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो है पहलगाम देर शाम को ही जो है 7 बजे के करीब ये सरबल का इलाका है, पहलगाम से थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे अक्सर जो है 2 पुल है। इस तरह का जो ट्रैफिक जो अनंतनाग से जाता है वो बिल्कुल एक तरफ से जाता है और उस साइड का जो ट्रैफिक आता है वो दूसरी साइड से चला जाता है। दोनों तरफ जो है 2 पुल थे। तो एक पुल से वहां से डंपर और एक टिपर जो है जैसे ही पुल के ऊपर चढ़े और पुल जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। उसके बाद जो है इंतजामिया ने जो है वो लगातार कोशिश की है, पहलगाम इंतजामिया की तरफ से लगातार कोशिश की गई है कि किस तरह से यहाँ पे जो है जाम को खत्म किया जाता है। और आने वाले जो सैयाह पहलगाम का रुख कर रहे हैं या बाकी लोग जो सैर तफरीह के लिए पहलगाम गए थे, उन्हें शाम को वापस घर आना था, तो उन्हें किसी तरह की दुश्वारी ना हो, इसके चलते जो है पहलगाम इंतजामिया ने लगातार कोशिश की और उसके बाद जो है जाम को भी खत्म किया गया, ट्रैफिक को जो है फिर से जो है वो बहाल किया गया। तो जरा मंजूर बताइएगा, ये पुल इतना कमजोर था, अगर था कमजोर तो क्या इस पूरी ये जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहां पे हमारे टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर जो है उसके साथ वाबस्ता है, तो क्या इंतजामिया पहले पे इस पर नजर नहीं थी कि पुल के अंजर पंजर ढीले हैं, पुल की कमर टूटी हुई है, इसको ठीक करने की जरूरत है? जी जी, देखिए फिलहाल जिस तरह से जो है पिछली साल ही इंतजामिया ने यात्रा के चलते जो है कोशिश की गई थी कि इस पुल को दूसरी जगह से जो है इस जगह पे मुंतकिल किया गया था और शायद इस साल इंतजामिया ये सोच रही थी कि इससे जो है मुस्तकबिल यानी कि ठीक किया जाएगा, अच्छे तरीके से इसे कंक्रीट किया जाएगा। लेकिन आज जो ये जिस तरह से पुल बैठा है, चलिए आग लगने पे कुआं खोदना, आप जरा मुझे बताइए, हमारी इंतजामिया आग लगने पे ही कुआं खोदती है, अब उनके कान में आप खुजली हुई होगी, लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, ये पुल जो है आपने सरबल वगैरह बताया, हमारे पास हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आम अल्फाज में बताइए, मुख्तसर अल्फाज और आम लैंग्वेज में बताइए। जब लंगनबल तक पहलगाम पहुंचने के लिए 2 पुल आते हैं, 2 रास्ते आते हैं, एक ऊपर से आता है, दूसरा पहलगाम अनंतनाग से आता है, क्या ये पुल जो है ये उसके ऊपर है, जो चेक पोस्ट है, जो एंट्री पॉइंट है पहलगाम का, पहलगाम उससे ऊपर है या इससे पहले ही है? जी जी बिल्कुल, जो लंगनबल का पुल है, लंगनबल के पुल से ठीक जो है 1 या 2 किलोमीटर टोल पोस्ट के ऊपर ये पुल है। पहले तो एक ही पुल था फिलहाल। तो फिर एक सवाल खड़ा होता है ना, वहां पे जो पुल है साइड में दरियाई लिदर है, वहां तो कोई और रास्ता नहीं है, फिर ये कहां से, जो मेरे नॉलेज है, मुझे जो याद पड़ रहा है, फिर कहां से कोई पहलगाम तो कट हुआ होगा अब? जी जी, क्या पहलगाम के लिए वो अब? जी 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 जी, देखिए सना, मैं इस तरह से आपको बता दूं कि पहले जो है पहलगाम में एक ही सरबल के इलाके में एक ही पुल था जिससे दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है वो गुजरता था। पिछले साल इंतजामिया ने कोशिश की कि दूसरा पुल भी वहां पे उन्होंने लगाया था कि ताकि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो सीधा गुजर जाए, ताकि जाम वगैरह ना हो और वहां से जो पहलगाम से ट्रैफिक आता है वो बिल्कुल उस पुल से जो है वो गुजर जाए। तो ये 2 पुलें जो है वहां पे जो है दरिया के बीच जो है इस साइड में जो है वो रखे गए थे, कंस्ट्रक्टेड किए गए थे। आज जो है शाम 7 बजे जब एक डंपर लोडेड था और उसके पीछे जो है एक टिपर भी था, तो जैसे ही पुल के ऊपर वो पुल से गुजर रहे थे तो पुल जो है वो कोलैप्स हो गया, बिल्कुल जो है वो बैठ गया।
उसके बाद जो इंतजामिया ने कोशिश की तो ये बता दीजिएगा, दूसरा पुल फिलहाल चल रहा है? जी जी, दूसरा जुगाड़ हो सकता है, जुगाड़ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर पोसवाल। पहलगाम से मंजूर पोसवाल हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि पुल टूटा लेकिन कमर बची हुई है, अभी जुगाड़ किया जा सकता है। जुगाड़ करने में बड़े माहिर हैं, एक पुल से आप फिलहाल गुजारा कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये पहलगाम की खबर, लेकिन हमने और भी मामलात पे नज़र रखी हुई थी। जिस तरह आज कुलगाम में मनशियात के खिलाफ बच्चों ने महाज खोल रखा था और बाज़ाब्ता तौर पे कुलगाम में आज बच्चों ने मनशियात के खिलाफ अपने प्रोग्राम के दौरान लोगों से अपील की कि मनशियात का इस्तेमाल ख़त्म होना चाहिए, मनशियात नहीं होनी चाहिए। बिजवाड़ा में भी सड़क के मामले को लेकर लोगों में गम गुस्सा है और बिजवाड़ा के लोगों ने सड़क को लेकर सरकार तक बात पहुंचाने की बात की है। टंगमर्ग की बात भी है, टंगमर्ग के खूब सड़क का मामला भी है और उसके साथ साथ नगीनपुरा कुलगाम के लोगों की सड़क का मामला भी है। ये वो मामले हैं जिन पर बात करनी है। उधमपुर में जो जंगलात में लगी आग थी अब निचली बस्तियों तक फैलना शुरू हो चुकी है और ख़बरें आ रही हैं कि उस आग में कुछ इमलाक को नुकसान भी पहुंचा है। ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन प्रोग्राम दिन भर में इसकी इजाज़त नहीं देता है। मेरे दूसरे जो साथी हैं उनके बुलेटिन्स में, उनके प्रोग्राम्स में ये खबरें आप तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपसे एक बार फिर गुजारिश कि आप हमें टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं और सोशल मीडिया में आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ साथ जो यूट्यूब है उस पर हमें देखते हुए आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और लगातार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जैसा भी लगता है, आप अपनी राय से में आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को आपके मेयार के मुताबिक बना सकें। और अगर हो सके तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हमारे प्रोग्राम चलते हैं, वॉइस टीवी उर्दू के नाम से, आप उन पे कमेंट करके, लाइक करके या शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ लेंगे आपसे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपने ख्याल, दुआओं में मुझे मेरी टीम के साथ रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। शब खैर।